हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। भूगोल विषय के ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, पिछले कालांश में हमारा पाठ चल रहा था पाठ 3 ज्वार और भाटा। इस पाठ का अध्ययन हमने पूरी तरह से कर लिया और स्वाध्याय कार्य भी हमने पूर्ण कर लिया। आज के कालांश में बच्चों हमारा नया पाठ है, पाठ 4 वायुदाब। बच्चों, वायुदाब पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे कि वायुदाब क्या होता है। बच्चों, आपने पेड़ पौधों के पत्तों को तो हिलते हुए देखा होगा। ये किन कारण हिलते हैं? हवाओं के कारण या पवनों के कारण। ये हवाएं और पवनें वायुदाब के कारण ही शुरू होती हैं। वायुदाब के कारण पवनों या वायु का यानी हवाओं का निर्माण होता है। बच्चों, जब पेड़ पौधों की पत्तियां हिलती हैं, हम बाहर निकलते हैं तो हमें महसूस होता है, हमारे बाल भी उड़ते हैं, हमें महसूस होता है कि पवन बह रही है, हवा बह रही है। ये हवा वायुदाब के कारण उत्पन्न होती हैं। अब वायुदाब की परिभाषा हम लोग जानते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैला वायुमंडल अपने भार के कारण पृथ्वी के धरातल पर जो दबाव डालता है उसे ही वायुदाब कहते हैं। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में या आप अपने इसी कक्षा में कक्षा सातवीं में पेज नंबर 17, पेज नंबर 16 या पेज नंबर 17 पर वायु के भार के बारे में तो पढ़ा ही होगा। वायु में भार होता है और जिस वस्तु में भार होगा वो वस्तु दबाव तो बनाएगी ही, मालूम है ना। जैसे कोई बड़ा सा एक लोखंड ले लो, वो बहुत भारी होता है, लेकिन अगर हम उसे किसी नरम वस्तु के ऊपर रखेंगे तो वो वस्तु दब जाएगी। यानी कि जो लोखंड होता है वो दबाव डालता है। तो जिस वस्तु में भार होता है वो वस्तु दबाव बनाता है, दबाव डालता है। बच्चों, जैसे कि इस चित्र में आपको दिख रहा है गुब्बारा। हमें कैसे पता चलेगा कि वायु में भार होता है? आइए हम इस कृति कार्य को देखकर करते हैं। ये एक गुब्बारे लेकर हमने उस गुब्बारे में हवा भरा है और एक दूसरा गुब्बारा बिना हवा का ही है, और इसको एक छड़ में दोनों किनारे पर एक भरा हुआ गुब्बारा और एक खाली गुब्बारा बांध देते हैं और छड़ के बीच में उत्तोलक की तरह कुछ लगाकर कोई धागा एकदम बीच में यानी सेंटर में, केंद्र में, इस छड़ के केंद्र में, इस छड़ के केंद्र में एक कोई धागा बांध देते हैं और किनारे, दोनों किनारे पे एक खाली गुब्बारा और एक भरा हुआ गुब्बारा बांध देते हैं और बीच वाला हिस्सा पकड़ के उठाएंगे तो हम देखेंगे कि जो फुगा हुआ गुब्बारा है यानी जिसमें हवा भरी हुई है वो गुब्बारा नीचे की ओर लटक जाता है और जो खाली गुब्बारा है वो ऊपर की तरफ हो जाता है। और भरा हुआ गुब्बारा नीचे की तरफ लटकता है, यानी कि हवा में क्या होता है? भार होता है। और बच्चों, ये बात ध्यान रखना कि जिस वस्तु में भार होता है वो वस्तु दबाव बनाती है। बच्चों, एक हम दूसरा उदाहरण समझते हैं। आपने सिरिंज तो देखा होगा। सिरिंज यानी कि इंजेक्शन की सुई, जिसमें दवा भर के सुई लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, टीकाकरण किया जाता है, या आप मराठी भाषा में समझे तो लसीकरण किया जाता है। इसमें दवाई को भरने के लिए ये पिस्टन को खींचा जाता है। इस पिस्टन को जब हम खींचते हैं तो जो हवा होती है वो ऊपर की ओर चली आती है और उसके जगह पे दवाई भर जाती है।
फिर जब किसी को लगाना होता है तो यही पिस्टन हम दबाते हैं, तो जो ऊपर का हवा होता है वो दवाई को दबाता है, यानी दवा पे दबाव डालता है, जिसके कारण वो दवा बाहर निकलने लगती है। तो हवा ने दबाव बनाया दवाई पर, और दवाई फिर क्या होती है, बाहर निकलने लगती है या शरीर में इंजेक्ट होने लगती है। जिस तरह से पिचकारी भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। पिचकारी में जब हम पानी भरकर दबाते हैं उसका पिस्टन, तो दबाव डालता है और पानी को बाहर की ओर धकेल देता है। तो बच्चों, वायु दाब के विषय में तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वायु दाब क्या होता है। वायु दाब को बच्चों समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जान लेना होगा कि भारी वायु, जो वायु में जो भार होता है, भारी वायु जो है कि वायु अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती है। जो वायु होती है यानी हवा होता है, वो अधिक दाब से कम दाब की ओर चलता है। बच्चों, और दूसरी बात वायु के बारे में ये जान लेना ज़रूरी है कि हवा को जब गर्म किया जाता है, तो वह हल्की होकर हवा को जब गर्म किया जाता है तो वह हल्की हो जाती है। हवा को जब गर्म किया जाता है तो वह हल्की हो जाती है और आसमान में प्रसारित होने लगती है, यानी आसमान की ओर बढ़ने लगती है। जैसे कि इस कंदील में एक मोमबत्ती हमने जलाया, एक कैंडल यानी मोमबत्ती को जलाया हमने इस कंदील में, और थोड़ी देर के बाद इस कंदील के भीतर की जो हवा है वो गर्म हो गई, और गर्म होके धीरे धीरे कंदील ऊपर की ओर यानी आसमान की ओर बढ़ने लगता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि हवा गर्म होकर विरल हो जाती है, विरल यानी प्रसारित हो जाती है और आकाश की ओर बढ़ने लगती है, फैलने लगती है, यानी हल्की हो जाती है। जब जो चीज़ हल्की हो जाएगी तो वो आसमान की ओर बढ़ने लगेगी, कम दाब की ओर। तो समझ में आया बच्चों? हवा में मिश्रित धूलकण, वाष्प भरी वायु आदि घटक भूपृष्ठ के निकट मात्रा में होते हैं। ऊंचाई बढ़ते जाने पर यह मात्रा कम होती जाती है। भूपृष्ठ से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे हवा विरल होती जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे, ऊपर आकाश की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे हवा क्या होगी, विरल यानी फैलेगी। ऊंचाई बढ़ने पर हवा का दाब कम हो जाता है। ऊंचाई जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएगी हवा का दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। परिणामतः हवा का दाब ऊंचाई के अनुसार कम होता है। ये आप लोगों को जानना जरूरी है, याद रखिएगा कि ऊंचाई के अनुसार हवा का दबाव कम हो जाता है। इस चित्र में मोमबत्ती जलाने पर आकाश कंदील में स्थित हवा मोमबत्ती की ऊष्मा के कारण, मोमबत्ती के गर्मी के कारण गर्म होने लगती है। गर्म हवा फैलती है, हल्की हो जाती है और ऊपर की दिशा में आकाश की तरफ जाने लगती है। फलस्वरूप आकाश कंदील आकाश की दिशा में ऊपर उठने लगता है। प्रकृति में भी ऐसा ही होता है। तापमान और वायु दाब का निकट संबंध है। बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। ये देखिए, यह सूर्य है और ये सूर्य की किरणें यहाँ पे पृथ्वी पे पड़ रही हैं। तो तापमान और वायु दाब का निकट का संबंध है। जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ वायु दाब कम होता है। आपको मैंने बता दिया कि
मोमबत्ती के कारण कंदील के अंदर की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है, गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। हल्की होने का मतलब है कि उस पे जो हवा का दाब है कम हो जाता है, उसके अंदर जो हवा होता है उसका दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो हवा का दाब कम होने से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। अधिक तापमान होने के कारण हवा गर्म होती है और प्रसारित होती है, हवा हल्की बन जाती है। पृथ्वी के समीप की ऐसी गर्म हवा आकाश की दिशा में ऊपर की ओर जाती है। बच्चों ये देखिए, वायुदाब को समझने से पहले हमें ये कटिबंध तापमान की पेटियां समझना होगा। कटिबंध या तापमान की पेटियां। बच्चों ये देखो, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं सीधी पड़ती हैं, यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है। और जब यहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा तो यहाँ की हवा भी गर्म होगी। हवा जब गर्म होगी तो वायुदाब यहाँ पे कम हो जाएगा। वायुदाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बच्चों ध्यान से समझना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ पे तापमान बहुत अधिक पाया जाता है। जैसे ये विषुवत रेखा, या इसे हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा, वहाँ पे तापमान अधिक होता है और अधिक तापमान के कारण वहाँ की हवा हल्की हो जाती है, हल्की होकर ऊपर की दिशा में यानी आकाश में जाने लगती है। तो समझ में आया कि तापमान का वायुदाब की पेटियों का निकट संबंध है। बच्चों इसके बाद यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती हैं सूर्य की, इस स्थान पर और इस स्थान पर। यहाँ पे अगर सूर्य है तो यहाँ पे किरणें जाने में तिरछी हो जाती हैं, तो यहाँ पे तापमान कम हो जाएगा। जब यहाँ पे तापमान कम हो जाएगा तो इधर वायुदाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया। फिर उसी तरह से तापमान कम होता है तो वायुदाब बढ़ जाता है, तापमान ज़्यादा करेंगे तो वायुदाब कम हो जाता है। यानी कि तापमान और वायुदाब, तापमान ज़्यादा तो वायुदाब कम, ये ध्यान रखना। और ध्रुवीय प्रदेशों में, यहाँ पे देखिए, ध्रुवीय प्रदेशों में सूर्य किरणें एकदम से तिरछी हो जाती हैं, एकदम से तिरछी, और वहाँ पे ज़्यादा सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं, जिसके कारण वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा वायु का दबाव रहता है ध्रुवीय प्रदेशों में। तो ये हमने तापमान की पेटियों के बारे में तो हमने जान लिया, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आपको कक्षा 6ठी में ही पढ़ाया गया है। इतना अगर आपको मालूम है तब वायुदाब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों ये देखिए, ये हैं वायुदाब की पेटियाँ, ये हैं वायुदाब की पेटियाँ, और ये है तापमान की पेटियाँ। तापमान की पेटियों के बारे में आप लोगों को पिछली कक्षा में पढ़ाया गया था, पिछली कक्षा नहीं 6ठी कक्षा में ही पढ़ाया गया था कि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं विषुवत रेखा पर, तो यहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पे तापमान उससे कम होगा, यहाँ पे तापमान उससे भी कम होगा, और यहाँ पे तापमान उससे भी कम होगा ध्रुवों पे, ध्यान रखना। अब आइए वायुदाब की पेटियों के बारे में जानते हैं। बच्चों ये देखिए, यहाँ पे वायुदाब की पेटियाँ बहुत पतली पतली बनी हुई हैं। तापमान की जो पेटियाँ होती हैं वो अखंडित होती हैं, लेकिन वायुदाब की पेटियाँ खंडित होती हैं। खंडित का मतलब है कि एक पतली पेटी यहाँ पर बन गई है, इतना जगह छूट गया, फिर एक पतली पेटी यहाँ पे बन गई है और इतना जगह छूट गया, फिर एक पतली पेटी यहाँ पे बन गई है और इतना जगह छूट गया, और फिर एक पतली पेटी यहाँ पे बन गई है। सेम विषुवत रेखा की इधर भी वही है। तो वायुदाब की पेटियाँ जो है कि वायुदाब की पेटियाँ खंडित होती हैं। क्या होती हैं, खंडित होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और ये जो तीर का निशान बना हुआ है बच्चों ना, ये तीर का निशान, ये पवने हैं। क्या है ये, पवने हैं, हवाएं हैं। यानी कि ये तीर का निशान हमें ये दिखाता है
कि ये पूरब से पश्चिम की ओर चल रही हैं। किधर चल रही हैं? पूरब से पश्चिम की ओर। और ये देखिए, ये ऊपर वाली तीर ये भी पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पूरब से पश्चिम की ओर, ये दक्षिणी गोलार्ध में पूरब से पश्चिम की ओर हैं। ये ध्यान दीजिएगा। और इस तीर का मतलब है कि पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। ये वाला भी पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। इन तीर का यही निशान है। ये तीरों के निशान को ध्यान से समझिए आप लोग। तो बच्चों, ये तीर का निशान समझ में आया? ये देखिए, ये तीर पश्चिम से पूरब की ओर तिरछी बनी हुई है, यानी कि ये पश्चिम से पूरब की ओर जाने वाली हवाएं हैं। तो हम इसको कहेंगे पश्चिमी हवाएं या पछुआ हवाएं, पश्चिमी हवाएं या पछुआ हवाएं। और ये जो तीर है, ये पूरब से पश्चिम की ओर तिरछा बना हुआ है। ये है पूर्वा हवाएं या पूर्वी हवाएं, जैसा भी आप लोग कह लें, पूर्वी हवाएं या पूर्वा हवाएं। और ये है पेटियां, ये हैं दाब की पेटियां। अब इसको हम समझेंगे पहले विषुवत रेखा से। ये जो दाब की पेटियां हैं, सबसे पहले हम विषुवत रेखा से समझेंगे। ये विषुवत रेखा एकदम बीच में है, बीच में विषुवत रेखा है। और 5 अंश उत्तर की ओर और 5 अंश दक्षिण की ओर, यानी कि 5 अंश उत्तरी गोलार्ध में और 5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में इतनी चौड़ी बनी हुई है। देख लीजिए, ये जो चौड़ाई है 5 अंश उत्तरी गोलार्ध में है और 5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में है। ध्यान रखिएगा, हम विषुवत रेखा के बारे में अब ध्यान से जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, सूर्य से पृथ्वी को मिलने वाली जो उष्णता होती है वो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। मैंने आपको बताया ना, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पर तापमान की पेटियों का निर्माण होता है। नहीं, 25 का 3 है। संपूर्ण पृथ्वी का विचार करने पर यह ध्यान में आता है कि केवल कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिससे इस क्षेत्र में तापमान अधिक रहता है। इस क्षेत्र में तापमान अधिक रहता है। इस प्रदेश की हवा तब गर्म हो जाती है। जहाँ पे तापमान अधिक होगा वहाँ पे हवा क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और गर्म होकर वो हल्की हो जाएगी, और हल्की होकर ये फैलना शुरू हो जाएगी और आकाश में जाने लगती है, यानी ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। जब कोई चीज़ हल्की जाती है तो वो ऊपर की ओर उड़ने लगती है। अतः इस प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में 0 अंश से 5 अंश उत्तर की ओर और 5 अंश दक्षिण की ओर, ये देखिए 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण के क्षेत्र में कम दाब की पेटी का निर्माण होता है। कम दाब की पेटी का निर्माण क्यों हुआ? समझ में आया आप लोगों को? कम दाब के पेटी का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसके कारण यहाँ की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर चली जाती है। ऊपर की ओर जाएगी तो दबाव नहीं बन पाएगा, जब नीचे आएगी तब ना दबाव बनेगा। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। बच्चों, हमने विषुवत वृत्तीय, यानी ये विषुवत रेखा है, ये तो हमने विषुवत वृत्तीय कम दाब की पेटी के बारे में तो पढ़ लिया। अब आइए हम चलते हैं मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की पेटियां। मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की पेटियां यानी कि ये 25 अंश से 35 अंश उत्तरी गोलार्ध में और 25 अंश से 35 अंश दक्षिणी गोलार्ध, दोनों में सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन, सेम एक जैसी परिस्थितियां ये दोनों जगहों पे बनेगी, क्योंकि यहाँ पर भी मध्य अक्षांश से अधिक दाब की पेटी है और यहाँ पर भी मध्य अक्षांश से अधिक दाब की पेटी है। बच्चों, अगर जो चीज़ उत्तरी गोलार्ध में बताया जाएगा
वही चीज़ सेम दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या होता है, विषुवत-वृत्तीय क्षेत्र से आकाश में जो गर्म हुई हवा होती है, हल्की होकर ऊंचाई की ओर जाने लगती है। यहाँ से, यहाँ की जो हवा होती है, यहाँ की हवा आकाश की ओर उड़ती है और आकाश में जाने के बाद वो दक्षिण की ओर, जो विषुवत वृत्त की जो हवा होती है वह हल्की होकर आकाश की ओर जाने लगती है। आकाश में कुछ दूर जाने के बाद वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की ओर मुड़ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की ओर मुड़ जाती हैं। ऊंचाई पर स्थित कम तापमान के कारण वह हवा ठंडी हो जाती है। अब जैसे ऊपर जाती है तो ऊपर तापमान कम हो जाता है जब, तो वो ठंडी हो जाती है। और जब ठंडी हो जाती है तो यह भारी हवा, जब ठंडी हो गई तो भारी हो गई। उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में 25 अंश से 35 अंश, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में 25 अंश से 35 अंश जो है कि अक्षांशों के बीच में भूमि की ओर नीचे आती है। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 25 अंश से 35 अंश अक्षांशों के बीच अधिक वायुदाब पेटियों का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आया? पहले यहाँ पे कम दाब, फिर अधिक दाब, फिर उसके बाद कम दाब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा हम बताते हैं आपको। ये समझ में आया आपको? वेरी गुड बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी 2 पॉइंट हम लोग कल पढ़ेंगे, अगले कालांश में। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जिसे नहीं समझ में आया है तो वो दोबारा पूछ सकता है। मुझे फ़ोन भी करके पूछ सकते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप भी करके पूछ सकते हैं, कोई झिझक नहीं। कुछ भी नहीं समझ में आया पूछिए, जितनी बार मर्जी उतनी बार पूछिए। धन्यवाद।